हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत लास्ट लेक्चर तक कवर किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जेईई मेंस के अंदर में भी और नीट के अंदर में भी और बोर्ड्स के अंदर में भी क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा ही रहता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी क्यों करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू से कभी मैच नहीं करता है। कारण ये है कि हम लोग जितने भी अब तक सॉल्यूट का इस्तेमाल किए हैं वो सब के सब आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का था। चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला में देखें, वहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही इस्तेमाल किए हुए थे। साथ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में हमने जो सॉल्यूट इस्तेमाल किया था वो सब का सब आपका नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप वाला था। ठीक, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर है उसका मॉलिक्यूलर मास आप कॉलिगेटिव के माध्यम से निकालते हैं तब तो सही है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने आ जाता है और उसकी मॉलिक्यूलर मास अगर आप कॉलिगेटिव के माध्यम से निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू कभी भी थ्योरेटिकल से मैच नहीं करती है। क्यों मैच नहीं करती है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा, तो लिखो हमारे साथ। द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव properties are useful to calculating the molecular mass of solute, molecular mass of the solute. However, it has been observed that the molecular mass calculated by colligative properties do not always match with theoretical value called as abnormal colligative properties and hence abnormal molecular mass। तो कभी भी उसकी वैल्यू जो है आपका थ्योरेटिकल से मैच नहीं करती है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तब। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर होंगे तो कभी डिसोसिएट कर सकता है और कभी एसोसिएट कर सकता है। दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टिकल्स के नंबर चेंज हो जाएंगे और पार्टिकल चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा और कॉलिगेटिव चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी आपकी बदल सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इट इज ड्यू टू द particles undergoes either dissociation or association।
in both the cases number of particles change, hence colligative properties change, which gives abnormal molecular mass. ठीक है, ये तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, लेकिन जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे ये टॉपिक आपकी क्लियर होती चली जाएगी। हमने बाबू एक बात आपको पहले भी समझा रखा है कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स को चेंज करेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगर बदलते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, बदलेगा। अब दोनों रिलेशन को अगर हम लोग समझ करके चले तो जहां पे कॉलीगेटिव है वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देयरफॉर क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएंगे, और पार्टिकल्स कम होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। एक मतलब फिर से सुन लो, हमने क्या बोला कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कभी थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के केस में कभी पार्टिकल आपके डिसोसिएट हो जाते हैं और कभी पार्टिकल आपका एसोसिएट हो जाता है। दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल आपका चेंज होगा, पार्टिकल चेंज होंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा, कॉलीगेटिव चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा चेंज हुआ वो वाला, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो चेंज हुआ इसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लें, इसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहला केस नंबर 1, जैसे डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो जब भी पार्टिकल डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करने का मतलब है कि पार्टिकल टूट करके एक से ज्यादा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूं, इफ सबस्टांस इज इलेक्ट्रोलाइट, सबस्टांस इज electrolytes, then they can be dissociate into cation and anion। अगर पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो वैसे सिचुएशन पर केटायन बनेगा और एनायन बनेगा। केटायन एनायन बनेगा, पार्टिकल्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलने के साथ साथ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं इस्तेमाल कर लूं, यहां पर एग्जांपल में इस्तेमाल कर लूं, जैसे सपोज NaCl है। NaCl आपका दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक बनेगा Na+ और एक बनेगा Cl-। तो पहले पार्टिकल कितना था बाबू, एक। डिसोसिएट होने के बाद पार्टिकल्स कितने हो गए, 2। पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। अब पार्टिकल्स बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल और उठा, सपोज दैट कि CaCl2 है, आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो बनेगा Ca2+ और साथ में 2Cl-। यहां भी पार्टिकल्स की नंबर बढ़ गई, पार्टिकल्स की नंबर बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास।
पार्टिकल्स बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मान लो मैं कंसीडर करता हूं Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी डिसोसिएट करेगा और बनाएगा क्या, Al+3 और साथ में बनेगा SO4 2-, ये 3 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। यहां भी पार्टिकल्स बढ़ गए आपके, पार्टिकल्स बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास आपके कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मान लो मैं ले लूं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मैं इसके बारे में बात करूं तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा। ब्रेकिंग कहां से होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के बगल से, है ना। क्या बनेगा आपके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ K+ और साथ में बनेगा FeCN का होल 6 के पावर हो जाएगा -4। पार्टिकल्स यहां भी चेंज हो गया, है ना, तो मॉलिक्यूलर मास भी आपका चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा तो केटायन एनायन में कन्वर्ट होंगे, केटायन एनायन में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे पहले के कंपैरिजन में। पार्टिकल्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं इन दिस केस number of particles increases, hence molecular mass decreases, molecular mass decreases। तो अगर आप डिसोसिएशन लेकर के चलेंगे ना, तो डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास आपको कम मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। जैसे NaCl का ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास होता है ना। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के माध्यम से मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो NaCl की मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्टेड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। क्यों, तो ये पार्टिकल आपकी डिसोसिएट हो चुकी है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है केस नंबर 2, एसोसिएशन होगा अगर पार्टिकल्स का। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगेगा, तो उस केस में हम लोग एसोसिएशन का टर्म यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन सम सॉल्यूट हैव टेंडेंसी टू एसोसिएट, दैट इज 2 or more solute की जगह पे आप पार्टिकल्स बोल लो यहां, 2 or more particles unite together form a single molecule, अब 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो पार्टिकल की संख्या कम हो गए, पार्टिकल की संख्या कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा आपका। यहां पे एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, हेंस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सपोज करो कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया और एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगा, ऐसा बिहेव करने लगा। देखो ये 2 का मतलब है कि 2 एसिटिक एसिड जुड़ रहा है, और ये 2 का मतलब है कि मॉलिक्यूल तो एक ही है, इसमें 2 एसिटिक एसिड मौजूद है। तो अगर एसिडिक एसिड यूनाइट हो गया तो पार्टिकल्स की नंबर कम हो गए, पार्टिकल्स की नंबर कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। सिमिलरली अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड में ले लूं यहां से, ये दोनों भी आपस में यूनाइट कर जाएगा और बना देगा आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा बना देगा, तो भी आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली Na मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट किया तो क्या बना देगा, An बना देगा। पार्टिकल्स अभी भी कम हो गए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कभी भी थ्योरेटिकल वैल्यू से नहीं मैच करता है। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो पार्टिकल डिसोसिएशन शो कर रहा होगा, या तो वो पार्टिकल एसोसिएशन शो कर रहा होगा।
अगर डिसोसिएशन होगा पार्टिकल्स की नंबर बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। और एसोसिएशन शो कर रहा होगा तो पार्टिकल्स की नंबर कम हो रही होगी तो मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ रहा होगा। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अगर आप एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन का केस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो। इसके बाद एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वेंस हब फैक्टर के नाम से। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेंस हब फैक्टर। क्या होता है वेंस हब फैक्टर? इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई के साथ। बेसिकली ये होता है इट इज अ रेशियो ऑफ abnormal colligative properties to the normal colligative properties. Normal colligative properties. That means I जो होगा वो किसके बराबर होगा? This is a abnormal colligative properties. Abnormal colligative properties divided by normal colligative properties. Normal colligative properties. या फिर आप चाहें तो इसको एक और टर्म दे सकते हैं। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा। इनवर्सली कहने का मतलब आप ऐसे लेते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यानी कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर में रहेगा तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नीचे में रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर नीचे में रहेगा तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किधर रहेगा? ऊपर रहेगा। मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर में है तो इसका मॉलिक्यूलर मास किधर मिलेगा? नीचे पर, डिनोमिनेटर पर। लिख सकते हैं ऐसा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और क्या लिख सकते हैं? देखो तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नीचे है तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर में लिखा जाएगा क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन है। तो यहां लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो वेंस हब फैक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। या फिर इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। तो वेंस हब फैक्टर को इन तीन तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी करें, फिर डिसोसिएशन का अलग से हम लोग वेंस हब फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और एसोसिएशन का हम लोग अलग से वेंस हब फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है वेंस हब फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपकी इंक्रीज कर जाते हैं। एग्जांपल से समझो इसको, जैसे सपोज NaCl है, ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 2 पार्ट में, दैट इज Na प्लस और साथ में बनेगा Cl माइनस। मान लो टाइम इक्वल टू 0 पर इसकी पार्टिकल 1 थी तो स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा? 0 0। भाई टाइम इक्वल टू 0 पे उसकी प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है, ये बात माइंड में रखना। टाइम 0 पे प्रोडक्ट क्या होगी? आपकी 0 होगी। थोड़े समय के बाद जब टी टाइम अचीव किया, मैं बोला कि 1 में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट कर गया, तो जितना डिसोसिएट करेगा उतना ही बनेगा आपका।
भाई अल्फा कम हुआ था तो प्रोडक्ट भी कितना बना होगा, अल्फा अल्फा ही बना होगा। भाई चीनी से आप चाय को मीठा करते हैं तो जैसे जैसे आपकी चीनी कम होती जाएगी वैसे वैसे चाय मीठा होता चला जाएगा, और चीनी जितना कम होगा चाय उतना ही मीठा होगा। समझ सकते हैं बात को? तो नमक जितना यहाँ पे डिसोसिएट किया प्रोडक्ट में उतना ही फॉर्मेशन भी हुआ होगा। अब आई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। तो पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना था, तो कुछ पार्टिकल NaCl के पास था 1 माइनस अल्फा के फॉर्म में, कुछ पार्टिकल Na प्लस था और कुछ पार्टिकल आपके पास Cl माइनस था। तो 3 टाइप के पार्टिकल्स मिल गए यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। अच्छा, आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल कितना है, तो कुछ था सर नमक के पास 1 माइनस अल्फा, कुछ था सर Na प्लस में और कुछ था सर आपके पास Cl माइनस पर, और इनिशियली आपने कितना लिया हुआ था, 1 लिया हुआ था। अल्फा से अल्फा कट गया, आई बराबर क्या मिला आपके पास 1 प्लस अल्फा मिल गया, जहां पर अल्फा है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक तो ये हो गया आपके पास। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे, सपोज करो कि AlCl3 की बात मैं कर लेता हूं। अब AlCl3 के बारे में सोचो, तो AlCl3 भी आपके पास 2 पार्ट में ब्रेक होगा। एक तो बनेगा सर एल्युमिनियम +3 और एक बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl माइनस। फिर से वही चीज, टाइम इक्वल टू 0 पे अगर ये 1 था तो ये 0 0 होगा। थोड़े समय के बाद मैं बोला कि 1 में से अल्फा चला गया सर, तो यहाँ पे बना कितना होगा अल्फा, और यहाँ पे बना होगा अल्फा। जितना कम हो रहा है उतना ही आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। अब ध्यान से देखना कितना Cl बना हुआ है, 3 Cl बना हुआ है, यानी यहाँ पे अल्फा कितना होगा, 3 हो जाएगा आपके पास। समझ रहे बात को ना? यहाँ पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जितना स्टिचोमेट्रिक था उसको भी आपको मल्टीप्लाई करके चल रहा है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ, कुछ तो सर यहाँ पर है दैट इज 1 माइनस अल्फा, कुछ तो सर यहाँ पर है और कुछ तो सर आगे वाले पर है। इनिशियली आपने कितना उठाया था, तो सर 1 उठाया था, तो अल्फा से अल्फा कटा तो आई बराबर कितना मिला, 1 + 3 अल्फा मिल गया। ये कर सकते हैं। नाउ इसके बाद एक और एग्जांपल मैं उठा लेता हूं यहां से। सपोज दैट कि हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसका भी बैंड्स ऑफ फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या मिल रहा होगा, पहले तो रिएक्शन होगी Al2SO4 का होल थ्राइस, रिएक्ट करके बना दिया Al + 3 और साथ में हो गया SO4 2 माइनस, यहाँ पे 3 यूनिट और यहाँ पे बन गया 2 यूनिट। ये आपका डिसोसिएशन हो चुका है। अच्छा, टाइम इक्वल टू 0 पे ये 1 हो गया तो ये 0 0 होगा। टाइम t पर मैं बोला 1 में से अल्फा गया तो ये बना होगा अल्फा और ये भी हुआ होगा अल्फा। ठीक, अब आप क्या निकालोगे, आई कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कुछ यहां भी है कुछ यहां भी है कुछ यहां भी है। अच्छा, एक चीज और छूट रहा है सर, यहाँ पे 2Al + 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 सल्फेट था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल कितना मिल गया बाबू, 1 माइनस अल्फा + 2 अल्फा + 3 अल्फा, और इनिशियली आपने कितना उठाया था, तो 1 उठाया था। कितना मिल गया आपके पास, देखो तो यहां से 3 2 5 और 5 में से एक गया 4, यानी कि आपके पास आई का वैल्यू कितना मिल गया, 1 + 4 अल्फा मिल गया है। दिस इज अ बैंड्स ऑफ फैक्टर। इसके बाद अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और सोच लें यहां से, जैसे एक पार्टिकल है An, ये डिसोसिएट कर गया और बना दिया Na, और मैं बोलूं कि टाइम इक्वल टू 0 पे सर ये 1 पार्टिकल था तो ये 0 हुआ होगा। टाइम इक्वल टू t पे मैं बोला कि सर 1 में से अल्फा चला गया, ये बना होगा अल्फा। स्टिचोमेट्रिक कितना है n, तो यहां पे लिखना पड़ेगा n अल्फा। नाउ आई बराबर जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, पार्टिकल इनिशियली टेकन। दैट मीन्स, तो आई यहां पर देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन देखो तो कुछ पार्टिकल तो यहां पे है सर 1 माइनस अल्फा, और कुछ पार्टिकल यहां पर है n अल्फा, और इनिशियली आपने कितना सोचा था, तो 1 सोचा था। तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस क्या मिला, n अल्फा मिला। या फिर लिख सकते हैं 1 + n अल्फा माइनस क्या हो गया, अल्फा हो गया।
अब इसको जरा आप सॉल्व करें तो i माइनस वन इज इक्वल टू, क्या किया मैंने, 1 को इधर ले आया तो क्या बचा, n अल्फा माइनस हो गया अल्फा, तो i माइनस वन इक्वल टू अल्फा n माइनस वन ले सकते हैं। देयरफॉर अल्फा बराबर क्या मिल गया, तो i माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन। अब ये जो अल्फा है, अल्फा को हम कहते हैं बाबू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यहां पर 1 इंटू एक्स परसेंटेज डिवाइड बाई 100। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन पे कह दिया कि हमारे पास 80% पार्ट डिसोसिएट किया है, कितना, 80% पार्ट आपका डिसोसिएट किया है, तो वैसे केस में अल्फा कितना हो जाएगा, 1 का 80% बटा 100 यानी कि 0.8 होगा। या फिर क्वेश्चन पे अगर मान लो ऐसा दे दिया कि 100% डिसोसिएट किया है, 100% डिसोसिएट किया है, तो 100% डिसोसिएट का मतलब अल्फा कितना होगा, 1 का 100% बाई 100, भाई x के जगह पे आप सिंपल 100 पुट कर लो, कहानी वही सेम आ जाएगी। सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पे 100% ना लिख करके आपको कह देगा कंप्लीट डिसोसिएट, कंप्लीट डिसोसिएट, तब भी बात वही होगा 100% वाला। या कभी कभी कह देगा टोटल डिसोसिएट, टोटली डिसोसिएट भी कभी कह देता है, तो टोटली डिसोसिएट का मतलब भी क्या होता है, 100% ही होता है। तो किस तरीके से अल्फा निकलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, इसके बाद हम लोग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज ऑफ फैक्टर निकालने के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का केस आपको लेके चलना है। सपोज कर लें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड है, ये दोनों आपस में यूनाइट किया और बना दिया CH3COOH का हॉल्ट वाइस, ठीक है। आप इसको बेसिकली कैसे एसोसिएट करवा रहे हैं, एसोसिएट ये कैसे कर रहा है, देखो एक तो एसिटिक एसिड ये वाला हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया सर OH, एक तो ये वाला एसिटिक एसिड हो गया, एक और एसिटिक एसिड सोचो C डबल बॉन्ड, यहां पर हो गया COH और ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपके पास CH3। देखो 2 एसिटिक एसिड हो गया, हमने 2 इस्तेमाल किया था, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, नाम होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी H बॉन्ड है और ये भी आपके पास कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड है। यानी H बॉन्ड के सहारे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा और एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगेगा। अब चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम देते हैं डाइमर। क्या नाम देते हैं, डाइमर। अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट करता तो ट्राइमर नाम हो जाता, 4 मॉलिक्यूल यूनाइट करता तो टेट्रामर हो जाता, और 4 से ज्यादा यूनाइट करता तो पॉलीमर हो जाता। तो 2 मॉलिक्यूल यूनाइट किया है और सिंगल मॉलिक्यूल बनाया है, तो आप इसको डाइमर नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे इसको 1 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, 0 होगा आपका, ठीक है। थोड़े समय के बाद मैं बोला कि 1 में से सर अल्फा गया, ये कितना बना होगा, अल्फा बाई 2 बना होगा। अल्फा बाई 2 मैं कैसे लिख रहा हूं, आप खुद एनालाइज करना। 2 में से कितना बना था बाबू, 1 बना था, तो 1 में से कितना बनेगा, आधा। फिर से सुनो, 2 में से कितना बना, 1, तो 1 में कितना बनेगा, आधा, तो 1 में बन गया ना आधा, 1 में कितना बना, आधा बना। अब आई फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, पार्टिकल इनिशियली टेकन। आफ्टर एसोसिएशन कितना पार्टिकल है, कुछ तो सर यहां पर है 1 माइनस अल्फा और कुछ तो सर यहां पर है अल्फा बाई 2। इनिशियली कितना हो गया, 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। लेकिन याद रखना यहां पे अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन नाम देना होगा,
क्यों ऐसा? क्योंकि सर आपने एसोसिएशन का जिक्र किया हुआ है, अगर डिसोसिएशन का जिक्र किए होते तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम देते, जैसे पिछले वाले में आपने किया था। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने इस्तेमाल किया C6H5COOH, इसके दो मॉलिक्यूल है, दोनों यूनाइट करी तो बनाया C6H5COOH का होल ट्वाइस। मैं बोलूं ऐसा, टाइम 0 पे ये पार्टिकल 1 था तो ये क्या होगा? 0 होगा। थोड़े समय के बाद जब टी टाइम हुआ, 1 में से अल्फा गया तो बना कितना होगा? अल्फा। अब यहां से सोचो, 2 में से 1 सोचे तो 1 में कितना सोचना होगा? आधा, यानी अल्फा बाई 2 बोल लो यहां पर। तो आई बराबर क्या मिला? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इनिशियली कितना था? 1 था, तो आई बराबर मिलेगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। सिंपल सा हो जाएगा, ये कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद एक और मैं यहां पर एग्जांपल समझा दूं। जैसे n नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल था तो इससे बना क्या होगा? an बना होगा, ऐसा बना दिए हमने। टाइम 0 पे अगर मैं पार्टिकल 1 सोचा तो ये 0 हुआ होगा। थोड़े समय के बाद 1 में से अल्फा गया तो बना कितना होगा? अल्फा। अब देखना, n से कितना बना? 1, तो 1 से कितना बनेगा? 1/n, है ना। n से बना 1 तो 1 से कितना बनेगा? 1/n, यानी कि अल्फा बटा n हो जाएगा। सिंपल सा है। अब I बराबर जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ? सॉरी, तो आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया? देखो तो कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। इनिशियली कितना था? तो 1 था सर, यानी I बराबर क्या मिला? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, आप इसको अरेंज करें तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? अल्फा बाई n माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इस 1 को उठा के इधर करो तो I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाई n माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी कि I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? I माइनस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा कैसे निकालना? उसी तरीके से 1 इंटू x% बाई 100। अगर 80% एसोसिएट करता है, 80% एसोसिएट करता है, तो वैसे सिचुएशन पे अल्फा क्या होगा? 1 इंटू 80 बाई 100 होगा, दैट इज 0.8 हो जाएगा। कर सकते हैं। तो ये एसोसिएशन का वेंट्स फैक्टर हो गया, और पीछे हम लोग डिस्कस किए डिसोसिएशन का वेंट्स फैक्टर। इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 80% आयोनाइज्ड। आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN का होल 6, ठीक है। डिसोसिएट किया, बना दिया 4 मॉलिक्यूल ऑफ K प्लस और साथ में बना दिया FeCN का होल 6 4 माइनस, ये बना दिया। 80% आयोनाइज कर रहा है तो अल्फा कितना होगा? 1 इंटू 80 बाई 100, यानी वैल्यू निकल करके आएगा 0.8। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फैक्टर, तो टाइम इक्वल टू क्या है? 0, 1 मान लो तो 0 0 हो जाएगा। थोड़े समय के बाद टी टाइम में से 1 में से अल्फा गया, बनेगा 4 अल्फा और यहाँ पे होगा अल्फा। तो I बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा बाई 1, इससे ये और ये कट जाएगा तो I बराबर होगा 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा कितना है बेटा? देखो तो 0.8, यानी I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0.8। सॉल्व करें तो 1 प्लस होगा 3.2, यानी सॉल्व करेंगे आएगा 4.2। दिस इज अ वेंट्स फैक्टर। कर सकते हैं, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए सबस्टांस फॉर्म डाइमर
क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है। डाइमर जैसी आई यानी कि एसोसिएशन की बात हो रही है, और डाइमर के लिए हमेशा n का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे। दिस इज अ डाइमर इन सॉल्यूशन टू एक्सटेंट ऑफ 75%। अल्फा कितना होगा, 1 का 75%, यानी कि 0.75 हो जाएगा। आगे बढ़िए, कैलकुलेट द वैंड्स ऑफ फैक्टर। ये डाइमराइज कर रहा है, मतलब एसोसिएशन की बात हो रही है ना। एसोसिएशन के लिए आप ऐसा ले लो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए था, ये दोनों यूनाइट करके क्या बना दिया, A2 बना दिया, डाइमर बना दिया। टाइम 0 पे ये था 1, तो ये हो गया 0। टाइम t पे 1 में से अल्फा गया तो ये बना होगा अल्फा बाई 2, यानी I बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इनिशियली कितना रहा बाबू, 1 रहा। देयरफॉर I बराबर क्या मिला, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 मिला। सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 बाई 2। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो यहां पर होगा 1 माइनस 0.375, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.625। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaNO3 का हॉल्ट वाइज सॉल्यूशन इफ इट वैंड्स ऑफ फैक्टर इक्वल टू 2.4। हमें निकालना है अल्फा, कितना होगा ये पता करना है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है CaNO3 का हॉल्ट वाइज, ब्रेक करेगा बनाएगा Ca+2 एंड बना देगा NO3 माइनस का 2 यूनिट। ठीक, आपके पास I का वैल्यू दिया गया 2.4 वैंड्स ऑफ फैक्टर। टाइम इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा तो ये हो गया 0 0। थोड़े समय के बाद 1 में से अल्फा गया, ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा 2 अल्फा। I बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। इनिशियली क्या हो गया 1, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास बाबू, I इज इक्वल टू 1 प्लस हो गया आपके पास 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। अब I इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 2.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू अल्फा। तो 1 को उठा के इधर करो तो क्या मिल जाएगा, 2.4 माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा, यानी 1.4 इक्वल टू 2 अल्फा, यानी अल्फा बराबर होगा 0.7। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल गया 0.7। और अगर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो जाए, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो जाए तो 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आ जाएगा 70%। कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, K2HgI4 इज 40% आयोनाइज्ड। अल्फा कितना हो जाएगा, 1 का 40 बाई 100, यानी कि 0.4 हो जाएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ इट्स वैंड्स ऑफ फैक्टर I। आपके पास है K2HgI4, ये जब ब्रेक करेगा ना क्या बनाएगा, देखो तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ K प्लस और साथ में बना देगा HgI4 का 2 माइनस, यानी कि टाइम इक्वल टू 0 पे ये 1 था तो ये 0 0 हो गया। टाइम t पर 1 में से अल्फा गया तो बना होगा 2 अल्फा और यहां हो गया होगा अल्फा। तो I बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो I बराबर होगा 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा कितना है बाबू, 0.4 है, यानी 1 प्लस 2 इंटू 0.4। तो I बराबर क्या मिला, 1 प्लस 0.8। सॉल्व करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा बाबू, मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूं जिसके माध्यम से आप I डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन के केस में I अगर निकालना हो तो डायरेक्ट पुट करना 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं NaCl सोचता हूं तो NaCl में कितना पार्टिकल है, 1 और 1 2, n का वैल्यू हो गया 2। I इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, यानी सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा। कहानी खत्म, आगे बढ़िए। जैसे अगर मान लो CaCl2 है, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 हो गया, यानी I बराबर होगा 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। कहानी खत्म हो गया।
फिर आगे बढ़िए, फिर अगर मान लो AlCl3 है तो N का वैल्यू कितना है 4, 3 यूनिट क्लोरीन का और 1 यूनिट एल्युमिनियम का, 4 हो गया। तो I बराबर क्या होगा 1 प्लस N के जगह पे रख दो 4, तो 4 माइनस 1 अल्फा, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हमारे पास एसोसिएशन वाला केस है, एसोसिएशन वाला केस है, तो आप यहां पे I फाइंड आउट कर लेना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N, जहां पर N आपके पास है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन। जैसे अगर मान लो N का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स डाइमर, तो ऐसे सिचुएशन पे I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, देयरफॉर I बराबर होगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, ट्रिक भी आप इसको कह सकते हैं, जहां से डिसोसिएशन में आप फटाक से वैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं और एसोसिएशन में भी फटाक से आप वैलेंस फैक्टर को निकाल सकते हैं। आप बेसिकली इसको जादू नाम दे दीजिए, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास वैलेंस ऑफ करेक्शन। देखो, हमने 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन वो जितने भी पढ़े थे ना, वो सिर्फ वैलिड था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है तो वैसे सिचुएशन पे एक बदलाव करेंगे और आपका वो वैलिड इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहला मैं लेके चल रहा हूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था? P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस NP। ये है अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला। अगर आप यहां I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैलेंस ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये वाला बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें आपने पढ़ा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलारिटी। ये किसके लिए वैलिड है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई कराना हो तो वैलेंस ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना हो। अब ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी काम करेगा। थर्ड जो था आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या था? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। ये किसके लिए वैलिड है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई कराना है तो आपको वैलेंस ऑफ फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। उसी तरीके से 4 नंबर अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां से, तो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में पाई इक्वल टू क्या था? CRT था। ये किसके लिए वैलिड है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर वैलेंस ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैसे सिचुएशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करेगा। अगर आप सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, तो भी आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में I की वैल्यू 1 मान लेनी है। 1 मानेंगे तो सारे में पहले वाला जो पढ़े थे वो काम आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वैसे सिचुएशन पर I का वैल्यू 1 कभी नहीं होगा। ये 1 से ज्यादा हो सकता है या 1 से आपका कम हो सकता है, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका मैटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। देखो MgCl2 क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 300 केल्विन इज 4.92 ATM। पाई जो है आपके पास वो है हमारे पास 4.92 ATM, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है आपके पास 0.1 मोलर। दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन। और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2।
आई पहले फाइंड आउट कर लो। आई बराबर कैसे निकालने बोला, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यही तो बोला था निकालने के लिए। आई हमारे पास कितना है निकालना पड़ेगा, तो 1 प्लस n कितना है 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 और ये हो गया अल्फा, दैट मीन्स 1 प्लस 2 अल्फा हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। अब परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन चाहिए, तो हम लोग जानते हैं पाई बराबर क्या होता है ICRT। पाई आपके पास कितना है बाबू, तो 4.92। आई हमारे पास कितना है सर, तो 1 प्लस 2 अल्फा। सी आपके पास कितना है, तो 0.1 है। आर कितना होता है 0.0821 और टेम्परेचर क्वेश्चन पर दिया गया 300 क्या। तो यहां से 1 प्लस 2 अल्फा अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा, 4.92 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.0821 इंटू होगा 300। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, तो ये आता है बाबू 1.99। कितना आता है 1.99, यानी कि आपके पास क्या मिला, 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1.99। देयरफॉर 2 अल्फा क्या हो जाएगा 1.99 माइनस 1, दैट मीन्स 2 अल्फा इक्वल टू होगा 0.99, यानी अल्फा बराबर होगा 0.99/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आ जाता है, तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो आता है 0.49 के आसपास है। नाउ परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है आपसे, तो परसेंटेज कैसे निकालना है, 0.45 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा आपके पास 49%। कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। फिर से देखो कैल्शियम क्लोराइड है, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट। आई का वैल्यू गिवन है 2.47, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। पाई गिवन है बाबू कितना 0.75 atm। टेम्परेचर है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 300 केल्विन कह लेते हैं। आई हमारे पास दिया गया है 2.47 है ना, वॉल्यूम दिया गया है आपके पास कितना 2.5 लीटर, और आपको निकालना WA का वैल्यू कितना होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा ये बता दो जरा। कैल्शियम का हो गया 40 और क्लोरीन 2 है तो इसका हो जाएगा 71, यानी कि 111 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फॉर्मूला लगा ले कौन सा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू WA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कर सकते हैं, तो पाई बराबर क्या है देखो, तो ये है आपके पास 0.75। आई कितना है सर, तो 2.47 दिया गया है। WA आपको कैलकुलेट करना है, R कितना होगा 0.0821। टेम्परेचर आपका कितना दिया गया 300 केल्विन दिया गया है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 111, और वॉल्यूम दिया गया कितना 2.5 लीटर। तो यहां से अगर आप WA कैलकुलेट कर लेंगे ना तो क्या मिल जाएगा देखो, तो 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर करते हो तो आएगा 3.42 ग्राम। कर सकते हो, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बनता है। पीछे भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, बस यहाँ पे आई को इंट्रोड्यूस किया गया, बाकी सब कुछ आपका वही रहेगा। कॉपी करें, आगे और भी क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है जेई 1991 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्ट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 70%। यानी कि अल्फा निकाल सकते हैं 1 इंटू 70/100 कितना मिल जाएगा 0.7 मिल जाएगा। और इसका आई भी फाइंड कर लो, तो आई बराबर क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है। n का वैल्यू कितना होगा देखो, तो एक पार्टिकल ये, दो पार्टिकल ये, तो n का वैल्यू 3 हो गया आपके पास, यानी कि I बराबर हो गया 1 प्लस 3 माइनस 1, अल्फा हो गया 0.7, यानी कि I इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 2 इंटू 0.7 यानी कि 1.4 हो गया,
1.4 प्लस 1 यानी कि 2.4 हो गया। आई का वैल्यू पता चल गया हमारे पास। सॉल्ट का वेट गिवन है बाबू कितना, 7 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है ना, ये होता है कितना, 164 ग्राम पर मोल। ठीक है, साथ में वेट दिया गया है आपके पास वाटर का 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो अगर यहां से मोल मैं फाइंड आउट करूं, Na इज इक्वल टू, तो Na के लिए क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करो, तो 7 बाई हो गया 164। सॉल्व करके देखें तो ये आ जाता है 0.04, और Nb फाइंड आउट कर लो तो क्या होगा, Wb बाई Mb, यानी कि 100 बाई हो जाएगा 18, यानी सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.55, यानी Nb कितना मिल गया बाबू, तो 5.55 मिल गया। अब आगे कह रहा है कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 mm ऑफ Hg, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है P नॉट कितना, 760 mm ऑफ Hg, और आपको निकालना है PS का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला जानते हैं, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू I इंटू Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ठीक है, P नॉट हो गया 760 माइनस PS डिवाइड बाई हो गया 760 इज इक्वल टू I कितना है बाबू, 2.4। Na आपके पास कितना है देखो तो, Na है सर 0.04 डिवाइड बाई 0.04, और Nb आपके पास कितना है, तो 5.55 है। अब इसको सॉल्व करना होगा, 760 माइनस PS डिवाइड बाई 760 इज इक्वल टू 2.4। अब इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, आता है 0.0076। ठीक है, नाउ आगे की ओर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेके जाए, तो 760 माइनस PS इज इक्वल टू 2.4 इंटू 0.0076 इंटू 760। अब इसको आप सॉल्व करके देखो कितना आ जाता है, तो ये आता है आपके पास 13.83। नाउ यहां से अगर PS को फाइंड आउट करोगे क्या होगा, 760 माइनस 13.83, सॉल्व करके देखें तो आपके पास निकल करके आ जाएगा 746.1 mm ऑफ Hg के आसपास में। यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कर सकते हो। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है जेईई मेंस 2019 का। क्वेश्चन क्या है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4 केल्विन केजी पर मोल। Kf का वैल्यू गिवन है आपके पास 4 केल्विन केजी पर मोल। आगे कह रहा है कि द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर केजी। मोल पर केजी किसका यूनिट होता है, मोलालिटी का ना, तो मोलालिटी गिवन है आपके पास 0.03 मोल पर केजी है ना। आपको डेल्टा TF का वैल्यू फाइंड आउट करना है। K2SO4 दिया गया ना बाबू, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। I बराबर 1 प्लस N कितना है देखो तो, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, 3 माइनस 1, और अल्फा कितना है, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएट। कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए वैल्यू 1 होता है ना अल्फा का 100% पर, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 1, पढ़ा चुके हैं अभी जस्ट। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2 दैट विल बी 3। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करें, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू क्या होता है, मोलारिटी होता है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I हो गया 3, KF हो गया आपके पास 4, और मोलालिटी हो गया आपके पास 0.03। पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा बाबू 100, तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 बटा 100 यानी आएगा 0.36 केल्विन। 0.36 केल्विन, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कर सकते हो, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड XY in water is 4 times that of solution of 0.01 molar BaCl2 in water। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है बाबू, एक है XY वाला
और एक है सर BaCl2 वाला, ठीक है ना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज 4 टाइम। अगर मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है और इसको आप 2 मान लेते हैं, तो ये कितना है 4 टाइम दैट ऑफ सॉल्यूशन 0.01 मोलर BaCl2, यानी 4π2 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयोनिक कंपाउंड इन वाटर। कंप्लीट डिसोसिएशन में अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY इन द सॉल्यूशन, तो हम लोग जानते हैं π1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C1RT एंड वैंसा फैक्टर ले लो, यहाँ पे 4 इंटू क्या होगा I इंटू CRT, ये हो गया C2 आपका। यहाँ पे RT से RT आपका कट जाएगा। अच्छा, XY में आपके पास I का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 1 और 1 2 पार्टिकल, 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना 1, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कंप्लीट मान के चलना है। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट विल बी यहाँ पे 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू C1 इज इक्वल टू 4। इसमें अगर आप I निकालते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। N कितना है, 2 क्लोरीन 1 बेरियम, 3 पार्टिकल हो गया, 3 माइनस 1, और अल्फा की जगह पे क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। क्यों, क्योंकि सर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात बोल रहा है। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट विल बी 3 हो गया, यानी कि 3 इंटू क्या होगा C2, और C2 क्वेश्चन पे कितना गिवन है, 0.01 दिया गया है। अब बस सॉल्व करके आप C1 का वैल्यू निकाल लो। C1 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 0.01 डिवाइड बाई हो गया बाबू, करें सॉल्व। तो C2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 0.01 बाई 2, 2 से ये कट गया, 3 दूनी की 6 आ गया, तो 6 इंटू 0.01 दैट मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर केजी। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कर सकते हो, कॉपी करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH डाइमेराइज। डाइमेराइज करने का मतलब एसोसिएशन हो रहा है ना, इन बेंजीन। W ग्राम ऑफ द एसिड डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन। आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये पता करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड देख लेना, C6H5COOH, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाता है आपके पास 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे बढ़िए। डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन कितना है बेटा, 30 ग्राम है। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन। डेल्टा TF आपके पास कितना दिया गया है, 2 केल्विन दिया गया है। इफ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन इज 80, परसेंटेज कितना लेके चलना है, 80 लेके चलना है। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 1 इंटू 80/100, दैट मीन 0.8 हो गया। एसोसिएशन का केस है ना, तो I बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये एसोसिएशन का केस आता है। और डाइमराइज करने बोला है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस 0.8/2, दैट मीन्स 1 माइनस 0.4, दैट मीन्स 0.6। ये I का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब आपको निकालना है वेट, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास डेल्टा TF कितना हो गया बाबू, 2 केल्विन। I कितना मिल गया, 0.6। KF आपके पास कितना है, क्वेश्चन पर देख लो 5 दिया गया है। WA आपको चाहिए इंटू 1000 डिवाइड बाई, अब आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, देखो तो 122 इंटू आपके पास वेट कितना गिवन है, 30 दिया गया है। अब यहां से WA कैलकुलेट कर लो। WA कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर 2 इंटू 122 इंटू 30 डिवाइड बाई
0.6 इंटू 5 इंटू 1000। ठीक है, करके देख लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 5 इंटू 1000। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो इसका निकल करके आता है 2.44 ग्राम। 2.44 ग्राम, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो कॉपी कर लो। एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है ना। टू सॉल्यूशन ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक्स एंड वाई। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, दोनों 1-1 ग्राम का है, रिस्पेक्टिवली इन 1 kg ऑफ वाटर। आपने क्या किया, 1 kg पानी लिया, उसमें 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल एक्स को डाला और 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल वाई को डाला। मतलब 1 ग्राम एक्स को 1 kg पानी में डाल दिए और 1 ग्राम वाई को आपने 1 kg पानी में डाल दिया। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए एंड बी इज फाउंड टू बी 1:4, यानी कि डेल्टा TF फॉर ए डिवाइड बाई डेल्टा TF फॉर बी कितना दिया गया है? तो 1:4 दिया गया है। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई। तो मोलर मास ऑफ आपको निकालना है x अपॉन मोलर मास ऑफ y आपका कितना होगा, ये पता करना है। फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा TFA बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं KF इंटू WA डिवाइड बाई MA इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WP होगा। ये किसके लिए बात हो रही है? A के लिए बात हो रही है। ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा TFB डिवाइड KF इंटू क्या लिख सकते हैं, WA बाई WB, सॉरी WA बाई MA इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WB। और ये किसके लिए बात कर रहे हो, है ना? क्या क्या कटेगा? देखो WB दोनों में 1 kg दिया गया, यहां भी और यहां भी, तो ये दोनों कटेगा आपका। KF और KF भी कट जाएगा आपका। अब इसका वैल्यू आपके पास दिया गया 1:4, तो 1/4 हो गया। आगे बढ़िए, फिर आगे देखो तो 1 ग्राम दोनों डाला गया है, यहाँ पे भी 1 ग्राम है और ये भी 1 ग्राम है, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा, MAB डिवाइड बाई क्या होगा, MAA हो जाएगा। अच्छा देखो तो A को आप क्या बोल रहे हो, दिस इज x, एंड B को आप क्या बोल रहे हो, y बोल रहे हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, My डिवाइड बाई हो गया Mx हो गया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ x अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब एक काम करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 10 से आप डिवाइड करो, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लो। तो 4 से कितना मरतबा हो जाएगा, 25 में, यानी कि मिलेगा 1/0.25। 1/0.25 सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो 1/0.25 आपका रेशियो मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। कर सकते हो, कॉपी करो। एक दो क्वेश्चन और है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 0.10 atm। ठीक है, NaCl आपका है, इसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना, 0.10 atm। आगे बढ़िए, एंड दैट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 0.20 atm। आपके पास ग्लूकोज भी है सर, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया गया है कितना, 0.20 atm। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ 2 लीटर ऑफ द ग्लूकोज। अच्छा, इसको π1 मान लो, इसको V1 बोल लो, 1 लीटर है यहाँ पे, इसको π2 कह लो, एंड V2 आपके पास दे दिया गया 2 लीटर। ठीक है, अब रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, तो पाई मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा, π1 V1 प्लस π2 V2 डिवाइड बाई होगा V1 प्लस V2। अच्छा, अब यहाँ पे वैंड्स ऑफ फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर पाई का जो वैल्यू है ना, वो ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके निकाल दिया गया है। मतलब NaCl का पाई का वैल्यू निकाल दिया गया है, यानी कि आप जानते हैं ना पाई बराबर होता है सर ICRT। तो भाई ये पहले बोल दिया गया 0.10,
तो आप में इसकी वैल्यू भी उतना ही है हमारे पास, तो कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा कैलकुलेट करके ऑलरेडी कह दिया है कि पाई हमारे पास जो है वो 0.10 दिया गया है। तो मिक्सर निकालने के सिंपल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाई मिक्सर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई 1 हो गया सर 0.1, वॉल्यूम हो गया सर 1 प्लस पाई 2 हो गया 0.2 एंड वॉल्यूम हो गया 2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, यानी कि 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे आएगा 0.4 डिवाइड बाई 3, यानी 0.5 बाई क्या होगा 3 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में लाना है तो आप एक काम कर लो कि पाई मिक्सर के लिए 0.5 बाई 3 कर लो, ऊपर 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 के पावर 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहां से 0 खत्म, यानी कि 500/3 होगा इंटू 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। दिस इज अ x, ये क्या है x है। देयरफॉर x का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 500/3 मिल चुका है। ठीक है, देयरफॉर लिख दो, यहां पर लिख दीजिए आप यहां पर कि x का जो वैल्यू निकल करके आएगा यहां पर वो कितना मिलेगा 500/3 निकल करके आएगा। कर सकते हो, कॉपी करें इसको, इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो, ये PMT 2011 का क्वेश्चन है। ये 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज 30% आयोनाइज, यानी अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो 1 × 30/100 हो जाएगा, दैट मीन 0.3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। इफ KF फॉर द वाटर इज 1.86, KF आपके पास कितना है 1.86 है। कह रहे हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, TS का वैल्यू कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मोलालिटी आपके पास दे दिया गया 0.1 मोलर। ठीक है, अच्छा ये वीक एसिड बोल रहा है ना, कौन सा एसिड, वीक एसिड। आप कोई भी वीक एसिड मान लो, जैसे CH3COOH, ये वीक एसिड है। ये डिसोसिएट अगर करेगा तो क्या बनाएगा, H+ और CH3COO- बनाएगा। इलेक्ट्रोलाइट तो सर ये भी है, ये अलग बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो I कैसे निकालेंगे, 1 + N-1 अल्फा, यानी कि I + N का वैल्यू 1 कितना हो गया 2 - 1 और अल्फा हो गया सर 0.3, आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो क्या मिला 1 + 0.3 यानी हो गया 1.3, करेक्ट है। अब फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, I × KF × मोलालिटी होता है। ठीक है, और डेल्टा TF को क्या लिख सकते हैं, TF - TS इज इक्वल टू I कितना है बेटा 1.3, KF है 1.86 और मोलालिटी है आपके पास कितना 0.1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.241, इस वाले को सॉल्व करोगे ना तो 0.241 आता है। नाउ अब क्या करना है कि हमारे पास मिल चुका है TF - TS इज इक्वल टू 0.241। अच्छा TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखे, -TS इज इक्वल टू 0.241 हो जाएगा। देयरफॉर TS इक्वल टू क्या मिलेगा -0.241 डिग्री सेल्सियस, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरीके से बाबू हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सारी चीज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वैंड्स फैक्टर भी आपको पढ़ा दिया। इसके रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर लेक्चर आपको पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। और अगर कहीं आपको डाउट भी होता है बच्चों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहां भी जा करके हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।